पहले तो हमने ये देखा था कि अधिगम क्या है। तो क्या था? अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है। तो क्या आदत, दवाइयों या थकान की वजह से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो अधिगम कहलाएंगे कि नहीं? क्योंकि वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी परिवर्तन है। फिर अधिगम निष्पादन नहीं है। निष्पादन से अधिगम का पता चलता है कि अधिगम हुआ कि नहीं हुआ, पर अधिगम और निष्पादन अलग है। निष्पादन से पता चलता है। चलिए, दूसरा एक और चीज मान लीजिए कि मैं उदाहरण देता हूं कि एक हम किसी बालक को हम शब्द याद करने की सूची देते हैं, ठीक है ना? तो वापस वो कितनी सुनाता है ये उसका निष्पादन है, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं उसको अधिगम हो गया या नहीं हो। समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए, अधिगम के कई विधियां हैं। वापस मैं शुरू से करवा रहा हूं, समझ में आ रही नहीं आ रही? अधिगम की कई विधियां हैं। इनमें से कुछ विधियों का उपयोग साधारण प्रकार की अनुक्रियाओं के अर्जन के लिए, जबकि कुछ का उपयोग जटिल प्रकार की अनुक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए। अनुक्रिया क्या होता है? पहले कोई क्रिया होती है और फिर उसके अनुसार उसकी प्रतिरूप में कोई क्रिया होती है, उसे अनुक्रिया बोलते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? और अधिगम एक अनुक्रिया की तरह ही है। समझ में आई ना बात मेरी? जैसे एक्चुअली में तेज हॉर्न, आप जा रहे हो और पीछे से हॉर्न बजा, आप साइड में हो गए, ये वो क्रिया थी हॉर्न बजना, और ये अनुक्रिया आपका साइड में हो जाना। तो ये अधिगम आपको प्राप्त है कि भाई हॉर्न बजते वक्त, या एम्बुलेंस आ रही है सायरन बजाते हुए, आप अपनी गाड़ी को साइड में धीरे कर लेते हैं ताकि वो आगे निकल जाए। तो एम्बुलेंस का सायरन बजाना क्रिया है, और आपकी अनुक्रिया है वो साइड में लेना। तो ये आपका अधिगम दर्शाता है। चलिए, अधिगम की सरलतम विधि को अनुबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरलतम विधि को अनुबंधन कहा जाता है। और अनुबंधन के भी दो रूप है। अनुबंधन, सरलतम विधि, अनुबंधन के भी दो रूप है। पहला, प्राचीन अनुबंधन। आप समझने का ज्यादा ध्यान रखिएगा, लिखना हो तो वीडियो को वापस सुनकर लिख लेना। समझ में आ रही नहीं आ रही? प्राचीन अनुबंधन। और दूसरा सेकंड है क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है ना? आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? प्राचीन अनुबंधन, इस प्रकार का अधिगम का अध्ययन सर्वप्रथम इवान पी पावलाव, इवान पी पावलाव, पावलाव शब्द याद रखेंगे, इवान वी पावलाव। पावलाव का एक्चुअली में शरीर वैज्ञानिक था। उसका मुख्य उद्देश्य तो था पाचन क्रिया और शरीर के बाह्य क्रियाओं के मध्य क्या संबंध है ये देखने का था। परंतु जब उसने देखा कि जिन कुत्तों पर वो प्रयोग कर रहे थे वे अपने भोजन की खाली प्लेट को देखते ही लार स्त्राव करने लगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि भोजन या मुंह में कुछ होने पर लार स्त्राव की क्रिया होना एक स्वाभाविक प्रतिवर्त अनुक्रिया है। आपके रसगुल्ला अंदर जाएगा तब स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए पावलोव ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दोबारा कुत्ता पर प्रयोग किए, और प्रयोग के पहले चरण में एक कुत्ते को एक बॉक्स के अंदर शिकंजे में कस दिया और उसे कुछ समय के लिए इसी प्रकार रहने दिया। यहां आप एक्चुअली में सामाजिक विज्ञान का पेपर दे रहे हैं, तो आपने कार्टेशियन मेथड पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
देकार्ते प्रथम बुद्धिवादी दार्शनिक है यूरोप का, जिसने ये बताया था कि जो चिंतन करने वाले प्राणी का ही एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। तो जो चिंतन नहीं करते हैं उनका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये कार्टेशियन मेथड है। तो इसलिए पावलो, आप कहेंगे पावलोव ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्चुअली में उस समय ना तो पेटा जैसा कोई संगठन था, और फिर वो जानते भी नहीं थे कि भाई कि जो चिंतन नहीं करते हैं उनमें भी जीव दुख दर्द होता है। चलिए, तो कई दिनों तक के शिकंजे में रहने दिया, और उससे कुछ और कई दिनों तक इस क्रिया को बार बार किया गया। इस दौरान शल्य क्रिया द्वारा कुत्ते के जबड़े में या एक नली इस प्रकार फिट कर दी गई कि मुंह में लार निकलने वाली लार उस नली से होते शीशे के एक मापन गिलास में, एकत्र हो जाए। अब प्रयोग के इस दरमियान क्या किया? कुत्ते को भूखा रखने के पश्चात शिकंजे में कस दिया गया और नली का एक सिरा जबड़े में दूसरी शीशी में रखा गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है। इसके बाद एक घंटी बजाई, उसके तुरंत बाद खाने के लिए भोजन दिया, मांस का चूर्ण दिया। ठीक है ना? जैसे कि मेरे यहाँ एक स्टूडेंट आता है, वो जीव आता है, मेरे मुंह में लार आ जाती है। ठीक है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो कुछ लाया है खाने के लिए, क्योंकि हर बार कुछ लाता है, तो हर बार कभी ना भी लाए ना तो भी मुंह में लार आ जाती है। ठीक है ना? तो अब कुत्ते को भोजन करने दिया गया। अगले कुछ दिनों तक हर बार घंटी बोटी का सिस्टम उसके साथ करवाया गया। ठीक है ना? इस तरह के कई प्रयासों के पश्चात एक परीक्षण का प्रयास किया जिसमें हर प्रक्रिया पूर्ववत थी, घंटी बजाना, सिवाय इसके कि इस प्रयास में कुत्ते को घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं दिया गया। बस सारी क्रियाएं वही थी, और कुत्ता, मतलब अब इस बार घंटी बजाई बट भोजन नहीं दिया गया, पर कुत्ता मांस चूर्ण की प्राप्ति की आशा में घंटी की ध्वनि सुनते ही लार टपका दी, और लार का इकट्ठी हुई उस मापन, कांच के मापन पोर्ट में। उसे पता चल गया कि बराबर लार आई है, लार बराबर आई है। ठीक है ना? तो जबकि हम जानते हैं कि लार का संबंध तो भोजन से है। समझ में आई? चलिए, अब घंटी और भोजन के बीच इस शास्त्रीय के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लार के स्त्राव के प्रदर्शित एक नई अनुक्रिया की प्राप्ति हुई, उससे अनुबंधन कहते हैं। यानी कि एक्चुअली में लार तो भोजन से आनी चाहिए थी, लार आ गई घंटी के साथ, ये एक नया अनुबंधन है। ठीक है ना? अब इतना तो आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो लार टपकाने लगता है। तो अब देखो, यहां ध्यान रखना, भोजन जो है अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अनुबंधित उद्दीपक, क्योंकि ये तो स्वाभाविक उद्दीपक है, और इस अनुबंधित उद्दीपक से अगर आपके लार आती है तो ये लार क्या कहलाएगी? अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया, ये स्वाभाविक है। ये क्या है? स्वाभाविक है। ये अनुबंधन नहीं है, ये स्वाभाविक बंधन है। ये तो
बंधन तो स्वाभाविक है, बंधन तो स्वाभाविक है, गाना नहीं है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है, घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में लार का स्त्राव। तो ये क्या हुआ, घंटी क्या है, अनुबंधित उद्दीपक। घंटी क्या है बेटा, गुड, अनुबंधित उद्दीपक। और इस घंटी के साथ जो लार आएगी वो है अनुबंधित अनुक्रिया। बस पावलो यही मामला सेट करता है, अनुबंधित अनुक्रिया। दैट इज राइट। चलिए, चल गया है। हाँ, अब यहां तो इतना तो स्पष्ट हो गया है कि प्राचीन अनुबंधन में अधिगम की स्थिति में दो उद्दीपकों के बीच साहचर्य स्थापित होता है। दो उद्दीपकों के बीच ध्यान रखना, दो उद्दीपक कौन कौन से, घंटी बोटी, इनके मध्य साहचर्य, ठीक है ना। और एक उद्दीपक यानी कि घंटी दूसरे उद्दीपक यानी भोजन के आने की सूचना देने वाला बन जाता है। यह एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के घटित होने की संभावना को दर्शाता है, यानी कि घंटी बजना रोटी आने की संभावना को दर्शाता है। जिस प्रकार हम स्कूल में पढ़ते थे और रेसेस की घंटी बजती थी, ठीक है ना, तो हमें भूख लग जाती थी, ठीक है ना। कई बार अनजाने में कोई घंटी बजा देता था, ठीक है, जैसे छुट्टी की घंटी होती, टन 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 टन, ऐसी छुट्टी की घंटी होती थी। कोई रास्ते में ऐसे टन टन ठोक देते, हम थैले लेके भाग जाते थे, क्यों, हमारी वो अनुबंधित अनुक्रिया थी। चलिए, मनुष्य के दैनिक जीवन में प्राचीन अनुबंधन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कैसे, क्या आज आप बढ़िया खाना खा के अभी अभी तृप्त हुए हैं, फिर आपने रसगुल्ले देख लिए, अब क्या हुआ, मुंह में लार आ गई, समझ में आ रही, जबकि आप भोजन कर चुके हैं। यह अनुबंधित अनुक्रिया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक शैशव अवस्था में बच्चा है, ठीक है ना, शैशव अवस्था में एक बच्चा है, अब उसको जलती हुई मोमबत्ती के पास, जलती हुई मोमबत्ती को उसने पकड़ लिया, ठीक है ना, जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ लिया। अब उसको तीव्र अनुभव हुआ, तीव्र अनुभव हुआ, ठीक है ना। अब वो मोमबत्ती से ही डरने लग गया, दैट इज राइट, ठीक है ना। यह एक बच्चा है जिसको जो तेज आवाज से डरता है, तो उसके हाथ में गुब्बारा दिया और गुब्बारा फट गया, वो डर गया। अब नेक्स्ट समय उसको गुब्बारा दिखाते ही वो डर जाएगा, राइट। चलिए, यहां आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्राचीन अनुबंधन के कुछ निर्धारक हैं। प्राचीन अनुबंधन में कितनी जल्दी से और कितनी मजबूती से अनुक्रिया प्राप्त होती है, यह अनेक कारकों पर निर्भर करती है। क्या समझ में आया कि प्राचीन अनुबंधन में कितनी जल्दी से और कितनी मजबूती से अनुक्रिया प्राप्त होती है, यह अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें से पहला कारक है उद्दीपकों के बीच समय संबंध। क्या है, उद्दीपकों के बीच समय संबंध। यानी कि हमारे यहां उद्दीपक दो था, घंटी थी और बोटी थी, इनमें समय संबंध से निर्धारित होगा कि अनुबंधन कितना जल्दी सीखेगा और कितना जल्दी नहीं सीखेगा। तो अब देखिए, अब अनुबंधन के कुछ प्रकार देखते हैं। सकालिक अनुबंधन, सकालिक अनुबंधन,
दूसरा है विलंबित अनुबंधन, मैं समझा दूंगा। विलंबित अनुबंधन, तीसरा है अवशेष अनुबंधन, चौथा है पश्चगामी अनुबंधन, अब पहली चीज सकालिक अनुबंधन, घंटी रोटी साथ ही बज रहे हैं, समझ में? घंटी रोटी घंटी रोटी घंटी रोटी, ठीक है ना। विलंबित अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक का अंत भी अनअनुबंधित उद्दीपक के पहले, समझ में आ रहा है? अनअनुबंधित उद्दीपक क्या है? रोटी बोटी, ठीक है ना। और अनुबंधित उद्दीपक क्या है? घंटी। तो अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले, यानी पहले घंटी बजी और फिर खत्म हुआ, फिर रोटी आई। अवशेष अनुबंधन, इस प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ समय अंतराल होता है, यहां थोड़ा सा गैप हो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां थोड़ा सा गैप हो जाता है, ये वाला। और यहां विलंबित में यो और यो, यहां कोई गैप नहीं रहता, ठीक है ना। और ये दोनों साथ साथ बजती है, समझ में आ गई? अब पश्चगामी अनुबंधन का मतलब होता है कि पहले रोटी फिर घंटी, यानी कि पहले अनअनुबंधित अनुबंधन फिर अनुबंधित वाला चीज करवाना। अब देखने का प्रयास करते हैं, समझ में आ रही बात मेरी? तो प्रायोगिक अध्ययन से अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया अनअनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने का सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। मतलब घंटी बजने के खत्म होने के जस्ट बाद रोटी मिल जानी चाहिए, यह सिखाने की सर्वाधिक प्रभावशाली क्रिया है। सकालिक अनुबंधन और अवशेष अनुबंधन की प्रक्रियाओं से भी अनुबंधन अनुक्रिया प्राप्त हो सकती है, एक तो सकालिक और एक अवशेष, ठीक है ना। इससे भी, परंतु इन विधियों में विलंबित अनुबंधन प्रक्रिया की तुलना में अधिक समय लगता है, इससे ज्यादा समय लगता है। यानी कि सबसे पहले किसमें सीखेंगे? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है ना। और पश्चगामी अनुबंधन प्रक्रिया से अनुक्रिया प्राप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मेन उसकी जो मूलभूत प्रवृत्ति भूख थी, अब भूख जब शांत हो गई तो कितना भी घंटा कूटो उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये चीज। अब दूसरा निर्धारक क्या है? अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार, प्राचीन अनुबंधन के अध्ययन में प्रयुक्त अनअनुबंधित उद्दीपक मूलतः दो प्रकार से होते हैं। अनअनुबंधित, एक तो प्रवृत्त्यात्मक, दूसरा विमोकी। समझ में आई? प्रवृत्त्यात्मक अनअनुबंधित उद्दीपक स्वतः सुगमित अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे खाना पीना दुलारना। ये अनुक्रियाएं संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती है, ठीक है ना। तो इसके साथ अपन कोई सा भी अनुबंधन कर सकते हैं। दूसरी ओर विमुखी अनअनुबंधी उद्दीपक जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत का झटका, या पीड़ादायक सुई चुभना, या दुखदायी
या जोर से चीरा ठोकना, ठीक है ना, ये प्रयार या पलायन की अनुक्रिया है। समझ में आ रही बात मेरी? तो प्रवृत्त्यात्मक, अब जैसे एक चीज और, एक बात और सीखनी है, वो क्या है कि प्रवृत्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन अपेक्षाकृत धीमा होता है। एक्चुअली में आप घंटी बजाएंगे, रोटी खिलाएंगे, घंटी बजाएंगे, रोटी खिलाएंगे, घंटी बजाएंगे, रोटी खिलाएंगे, तो घंटी के साथ लार टपकने की संभावनाएं थोड़ी लेट होगी, बजाय घंटी बजाएंगे, लट मारेंगे, घंटी बजाएंगे, लट मारेंगे, घंटी बजाएंगे, लट मारेंगे, तो 3 लट में कुत्ता सीख जाएगा कि घंटी बज गई, अब लट आने वाला है। समझ में आ रही ना बात मेरी? इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, राइट? हाँ, तो अब क्या सीखे? विमुखी जैसे कैसे विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासा में ही हो सकता है, और प्रवृत्त्यात्मक में तो 10-15 प्रयासा में। समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि जहां संतोष होता है, आदमी सुख भूल जावे, दुख नहीं भूले। क्या कहे ने, आदमी सुख भूल जावे, दुख नहीं भूले, ठीक है? नहीं राखियोड़ो याद नहीं, राखियोड़ो भूल जावे, रोयोड़ो याद राखे। सोबड़ा राखियो नहीं बड़ा गाली बोलती रहे तो क्या, तो नकटी। समझ में आ रही नहीं आ रही? दैट इज ये का ये अनुबंधन है। ये वस्तुतः अब विमुखी अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। अब लट कीता जोर से मारा, घंटी बजाई धीरे लट मारा, नो नो नो। अगर पहली बार में सिखाना चाहते हो कि भाई दूसरा चांस ही नहीं लेना है, घंटी बजाई जोर से लट मारा, तो भाई साहब पहली बार ही सीख जाएगा, दूसरी बार घंटी बजाते ही गिड़गिड़ा भाग जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आप खुद अपने कुत्ता के साथ 2 प्रकार के आप अनुबंधन कर रहे हैं। एक तो तू 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 तू, खाने के साथ तू 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 कर रखा है, तो उसमें आने के चांस कम होते हैं, बजाय दुर ऐसे कहते तो जाने के चांस ज्यादा होते हैं, राइट? क्योंकि दुर विमुखीकरण है, निर्वृत्त्यात्मक है, और तू 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 प्रवृत्त्यात्मक है। बोलो राधे राधे। चलिए, अब तीसरी बात है अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता। पहले तो किसकी? अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, अब अनुबंधित उद्दीपकों के बारे में बात कर रहे हैं। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता प्रवृत्त्यात्मक और विमुख प्राचीन अनुबंधन दोनों की दिशा को प्रभावित करती है। कैसे? अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति उतनी ही अधिक होगी। अर्थात अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, उतने ही कम प्रयासा में अनुबंधन की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? घंटी की जोर से आवाज चपड़ेगी ना, तो पता आराम से चल जाएगा। तो ये था अपना जो एक प्राचीन अनुबंधन का प्राचीन अनुबंधन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन।